हमास जिम्मेदार है, हिजबुल्लाह जिम्मेदार है, ईरान जिम्मेदार है, यूनाइटेड नेशन जिम्मेदार है और सबसे बड़ा जिम्मेदार पूरी दुनिया की मेरी कौम है। कोई बोलने वाला नहीं है कि फाइनली हॉस्टिटेज लाके सामने रखो और इस लड़ाई को खत्म करो। कोई बोलने वाला नहीं है कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने 7 अक्टूबर को बिना किसी प्रोवोकेशन के इजराइल पर अटैक किया, जिसकी वजह से 50,000 आदमी मरे हैं। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा ये फिर कोई हमास का सीन है, लेबनान का सीन है या ईरान का सीन है। जैसा मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि वो ना ईरान, ना लेबनान, ना गाजा का सीन है, वो तुर्की की सेनाएं कुर्दों पर अटैक कर रही हैं। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं, ये भी लेबनान, हमास, ईरान या गाजा का सीन नहीं है। ये सीन है अक्टूबर 3, 1993 का, द बैटल ऑफ मोगेडिशु, जिसमें एक बड़ी चर्चित फिल्म भी बनी थी, ब्लैक हॉक डाउन। इस पूरे किस्से को, इन तस्वीरों को जोड़ूंगा फिलहाल जो गाजा का हाल है उस पर। बुरा हाल है, ऐसा प्रतीत होता है। इट इज ए जेनोसाइड विच इज अनफोल्डिंग। और हाल ही में 2 दिन पहले इजराइल ने, जो यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसी थी, उसको इजराइल से बैन कर दिया है। अब समझ में ये आता है कि इजराइल से बैन करने का क्या मतलब है, तो इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साहब, 2 दिन पहले इजराइल के पार्लियामेंट ने, रूलिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने और ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर एक रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से इजराइल में पास किया है। रेजोल्यूशन ये पास किया है जो एक तरह से माना जा रहा है कि एक भुखमरी के दौर को एक और नए अंजाम तक, नई चरम सीमा तक गाजा में ले जाएगा। UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ फॉर पैलेस्टीनियंस, और इसके लिए जो एक अलग से यूनाइटेड नेशन की UNRWA जो एक एजेंसी बनी हुई है, उसको इजराइल ने अपनी सरजमी से ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया है, बैन कर दिया है। इस बैन के चलते पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन में एक हड़कंप मची हुई है और USA और UK दोनों इजराइल से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस बैन को हटा दें। यूनाइटेड नेशन की जो ये रिलीफ एजेंसी है, जो एजुकेशन में, मेडिकल, हेल्थ केयर, ह्यूमैनिटेरियन, इसमें जो पिछले 1 साल से चल रहा है ये पहले से रिलीफ ये पहले से कर रही है, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो, पैलेस्टीनियन, उसके लिए ये एक विशेष फोर्स बनाई गई थी। लेकिन पिछले 1 साल में जो भी एड गाजा में जा रही है, वो कोई भी देश दे रहा हो, जा रही वो UNRWA के थ्रू ही है। UNRWA, अब आप विडंबना देखिए, एक अजीबो गरीब बात देखिए, एक वियर्ड बात देखिए, एक कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि ये जो एजेंसी है ये इजराइल की सरजमी से ऑपरेट करती है। जब ये इजराइल की सरजमी से ऑपरेट करती है तो इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए इसको बहुत से लोगों को अपने साथ काम में, वॉलंटियर्स को, और जॉब पे रखकर इनको लोगों को काम पर रखना पड़ता है। 7 अक्टूबर की जो घटना हुई और जो ये लोग काम पर रखे जाते हैं, इसमें ज्यादातर पैलेस्टीनियंस हैं जो गाजा का बॉर्डर पार कर कर या वेस्ट बैंक का बॉर्डर पार कर कर यहां पे काम करने के लिए सुबह आते थे और शाम को अपने गाजा या अपने वेस्ट बैंक वापस चले जाते थे। और ये संख्या कोई सैकड़ों में नहीं, हजारों में है। 7 अक्टूबर को जो इजराइल के ऊपर हमास के आतंकियों ने हमला किया, उसमें इजराइल की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इनको यह बताया कि इसमें 9 लोग इस UNRWA एजेंसी के भी इन्वॉल्व थे, जिन्होंने हमास के आतंकियों को इंसाइट दिया था, क्योंकि ये लोग इजराइल में अंदर काम करने आते थे। इनको इंसाइट दिया था कि वहां की लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराई थी कि तुम इस अटैक को किस तरह कर सकते हो। ताज्जुब की बात यह है कि UNRWA ने इस बात को माना था और इन 9 लोगों को इनको हैंड ओवर करने के बजाय इनको वेस्ट बैंक में इनको रख दिया गया था। उसके बाद ये मारे गए, क्या हुआ इतना मैं अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इस बात को एडमिट किया था। 1 महीना पहले साउदर्न लेबनान में एक हमास का कमांडर मारा जाता है, उसका भी सीधा कनेक्शन UNRWA से होता है। और कुछ दिन पहले गाजा में एक कमांडर मारा जाता है हमास का, उसका कनेक्शन भी UNRWA से होता है।
इस्माइल हनिया भी UNRWA के एक जमाने में वॉलंटियर हुआ करते थे, जिसके बाद उसने ये हमास का सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर पॉलिटिकल विंग संभालना शुरू किया। जुलाई के महीने में इजराइल ने 100 लोगों की लिस्ट जो UNRWA में इन्वॉल्व थे दी थी कि ये लोग टेरर गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, हमास के साथ इन्वॉल्व हैं, इनको हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं या इनको गिरफ्तार करने की हमको इजाजत दी जाए, जो इजाजत नहीं मिली। और यूनाइटेड नेशन ने उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, तो 2 रेजोल्यूशन इजराइल ने पास किए हैं। एक, इसको बैन किया जा रहा है, दूसरा, इससे जुड़े किसी आदमी के साथ इजराइल का कोई ऑफिशियल किसी भी तरह का वार्ता, डायलॉग या कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगा। अब इस आदेश के चलते गाजा में जाने वाली एड बिल्कुल रुक गई है। जो आज की मेरी बात है कि क्या गाजा के लोग एक एक बूंद को पानी को तरसेंगे, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज जा रही थी, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन एड, वो सारी इजराइल के थ्रू जा रही थी। इजराइल कह रहा है कि जितना भी अब पहुंचाना होगा हम अपने अंडर रख के पहुंचाएंगे, अगर यूनाइटेड नेशन को समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक। UNRWA को हम लोग इंटरफियर इजराइल के अंदर नहीं करने देंगे, क्योंकि ये रिलीफ की आड़ में हमारे देश में आतंक मचा रहे हैं। इससे पहले नॉर्थ गाजा का जो हाल है ये आप लोगों को सबको पता है। 4 लाख आदमी वहां पर बसे हुए थे, जो वापस नॉर्थ गाजा छोड़कर साउथ गाजा चले गए थे। जब रफा में लड़ाई शुरू हुई तो वापस इजराइल ने इनसे कहा कि तुम अब नॉर्थ गाजा चले जाओ। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। इनकी आड़ में फिर वहां आतंकी पहुंच जाते हैं, इनकी आड़ में फिर वहां आतंकी रीग्रुपिंग करते हैं। और जब ये बात इजराइल को पता चलती है तो इजराइल इंटीमेट करता है नॉर्थ गाजा के 4 लाख लोगों को कि तुम लोग अगर 7-10 दिन के अंदर यहां से छोड़ के नहीं जाओगे तो भले तुम्हारे पास हथियार हो या तुम्हारे पास हथियार ना हो, तुम हमास का हिस्सा ही माने जाओगे। बड़े डिस्ट्रेसिंग वीडियोस हैं, बड़े सैड वीडियोस हैं कि फिर से देयर इज नो प्लेस सेफ, देयर इज नो सेफ शेल्टर, देयर इज नोबडी ओन्स अ होम इन गाजा नाउ। कि ये लोग फिर से सुबह दोपहर शाम चल कर फिर से नॉर्थ गाजा छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन बहुत से इतने हताश हो गए हैं, इतने थक गए हैं, या किसी तरह की मजबूरी है, या हमास उन्हें नहीं छोड़ने दे रहा है क्योंकि उनका प्रोटेक्शन हमास के आतंकियों को चाहिए। और जो वहां पर इस टाइम नॉर्थ गाजा में बॉम्बिंग चल रही है, जो बॉम्बिंग चल रही है, मात्र कल के दिन में 90 लोगों की गाजा की एक बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारत की जो बॉम्बिंग हुई है उसमें मारे जाने की खबर है। वो वीडियोस इतने डिस्ट्रेसिंग हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस एक अलग बात है, अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस भी ना हो तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। अब सवाल उठता है कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये 3 अक्टूबर 1993 की बैटल ऑफ मोगादिशु क्यों दिखाई, जिसपे जो मूवी बनी थी ब्लैक हॉक डाउन। सोमालिया में सिविल वॉर छिड़ जाती है। सोमालिया का जनरल था, एक डिक्टेटरशिप थी, मोहम्मद सईद। उसके खिलाफ 2 लोग, मोहम्मद मेहंदी और मोहम्मद आइदित, एक कू करते हैं, रेबिलियन करते हैं। अब थोड़े दिन बाद इन दोनों में भी आपस में जूते चल जाते हैं और सोमालिया में छोटे छोटे वॉर लॉर्ड्स मिलकर करीबन 20 लोग सोमालिया को सिविल वॉर की आग में झोंक देते हैं। यूनाइटेड नेशन वहां पहुंचता है, यूनाइटेड नेशन के लोगों पर अटैक होता है। वो किस्सा शायद कुछ लोगों को याद हो, जब करीबन 25 पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में जो लोग ट्रूप्स गए थे उनको एम्बुश करके वहां पे मार दिया जाता है। इसके बाद वहां पर यूएसए इन्वॉल्व होता है। यह होता है कि अगर मोहम्मद आइदित को आप पकड़ लो तो सोमालिया की सिविल वॉर खत्म हो सकती है। यूएस कमांडोज जो डेल्टा फोर्स के थे वो एक ऑपरेशन चलाते हैं वहां पर आइदित को पकड़ने के लिए। वो ऑपरेशन कुछ घंटों का, कुछ 90 मिनट का था, लेकिन वो ऑपरेशन बिगड़ जाता है। एक नहीं 2 ब्लैक हॉक डाउन हो जाते हैं। जब 2 ब्लैक हॉक गिर जाते हैं तो उनको वहां पर लड़ा के घेर लेते हैं और स्ट्रीट फाइटिंग वहां पर शुरू होती है, जिसमें करीबन 18 यूएसए के मरीन्स या डेल्टा कमांडोज की डेथ होती है और करीबन 300-400 सोमालियन मिलिटेंट्स के भी उसमें डेथ होती है। इस घटना के बाद यूएसए वहां से छोड़कर बाहर निकल आता है। अब सवाल उठता है कि इस घटना का
गाजा से, नॉर्थ गाजा से जो डिस्ट्रेसिंग फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं, जो लोगों का मरना देख रहे हैं पिछले 1 साल से, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं। इसीलिए मैंने आपको वो डेटा दिखाया। जब आप बैटल ऑफ मोगेडिशु को स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप वहां पर ये देखेंगे कि यूएस ट्रूप्स के साथ या इनकी हेलीकॉप्टर गनशिप्स ब्लैक हॉक्स जो वहां पर लो लेवल से इनके ऊपर एयर रेड कर रहे हैं, तो ये मिलिटेंट्स वहां पर आमने सामने की लड़ाई यूएस ट्रूप्स से लड़ रहे हैं। आप स्क्रीन्स पर देखेंगे ये बड़ी कॉमन चीजें हैं कि आपस में मिलिटेंट्स और इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, और हाँ उसमें सिविलियंस भी मर रहे हैं, माना मर रहे हैं, लेकिन लड़ाई को देख के वो कहीं ना कहीं छुप रहे हैं और रिफ्यूज ले रहे हैं या कहीं शरण ले रहे हैं। और जो भी मर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि 18 यूएस के ट्रूप्स मरे और लगभग 300 आयदित के, जो जनरल आयदित था उसके मिलिशिया मरे। कहीं भी आप दुनिया में उठा के देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। पिछले 11 महीने में, 12 महीने में, अब तो 13th मंथ शुरू होने जा रहा है, क्या आप लोगों ने कोई गाजा का ऐसा वीडियो देखा जहां गाजा के मिलिशिया या गाजा के गाजी या गाजा के जिहादी, ये जियाले इजरायली ट्रूप से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं? पब्लिक नहीं है, लड़ रहे हैं, नहीं देखा। आपने जितने वीडियोस भी देखे होंगे, या जो इन बुज़दिल चूहों ने अपने रिकॉर्ड कर करके मार्केट में डाले हैं, और जो लोग बड़ी बहादुरी से इनको शेयर करते हैं कि एक टनल से निकल के आए, रॉकेट लॉन्चर लेके अटैक किया, एक टैंक डिस्ट्रॉय हो गया, किसी बिल्डिंग के कोने से निकल के आए, छुप के अटैक किया, कुछ चीज डिस्ट्रॉय हो गई, फिर भाग के फिर से बिल्डिंग में घुस गए। इस तरह के आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन जैसा मोगेडिशु का मैंने आपको वीडियो दिखाया, इस तरह का आपने एक भी वीडियो नहीं देखा होगा कि इनकी एक टीम एक एक्शन को कवर कर रही है जहां पर 40-50 हमास के लड़ाके लड़ रहे हैं और सामने से इजराइल के ट्रूप्स लड़ रहे हैं। एक भी वीडियो नहीं देखा होगा आपने। जब भी कहीं की भी किसी भी जगह की जो यहाँ मिलिटेंसी हो या कुछ हो, मिलिशियाज हो, आपने इनसे कहीं ज्यादा बहादुर हिजबुल्लाह के लोग हैं, इनसे कहीं ज्यादा बहादुर हिजबुल्लाह के लोग हैं। जब हिजबुल्लाह पर बॉम्बिंग हो रही है, बेरूत की बॉम्बिंग हो रही है, तो आपको वो एक ड्रेस में लड़ते हुए नजर आ जाएंगे, अपनी पिकेट पे एक पीले रंग का झंडा लगाए नजर आ जाएंगे। वो बात है ना कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले साबित कर दिया, जो रिजवान अहमद 11 महीने से बोल रहा था कि ये एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने कल वीडियो बनाया था। लेकिन इनसे कहीं ज्यादा बहादुर हैं। गाजा में कोई भी इजराइल का एयर अटैक हो, वहां के रिलीफ ऑपरेशन में आपने अक्सर देखा होगा मिलिशियाज भी लगे हैं, ड्रेस पहने हुए, पीछे एके या उनकी कोई भी राइफल टंगी है। यहां आपको 12-13 महीने में एक भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिला होगा। सबसे ज्यादा लेटेस्ट हिस्ट्री में जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी और कवर करी है टेररिज्म को और मिलिशिया को लेकर, इतना बुज़दिल मिलिशिया जितना हमास है मैंने नहीं देखा। कि हर जगह ये छुप छुप के इजराइल पर अटैक करता है, और इजराइल जब उसका रिटेलिएट करता है तब ये अपने चूहों, ये अपने बिलों में घुस चुके होते हैं, और मरती वहां के आम लोग हैं। 90 लोग एक बॉम्ब अटैक में मरे जहां मारा जा रहा था, जिसके बेसमेंट में फिर हिजबुल्लाह की कोई मीटिंग चल रही थी। सबसे ज्यादा बुज़दिल मिलिशिया जो मैंने अपनी 40 साल की मिलिशिया की पढ़ाई में देखा, कवर किया, सुना, फॉलो किया, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, इतना बुज़दिल मिलिशिया मैंने आज तक नहीं देखा। और हालात इन्होंने अब ऐसे पैदा कर दिए हैं ईरान ने और हिजबुल्लाह ने कि सारा ध्यान इनकी तरफ है, सारा ध्यान ईरान की तरफ है। कैसे अटैक हुआ, कैसे जैमर्स हुए, हिजबुल्लाह के नए लीडर बना दिए गए हैं। ये नईम कासिम नए लीडर का नाम अनाउंस होने से पहले इनको पहले ईरान ले जाके छुपा दिया गया या अगवा करके सारा ध्यान मीडिया का इधर चला गया है। और गाजा में क्या नरसंहार मच रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। अब सवाल उठता है, और कितनी बार मैं इस मुद्दे पर बोल चुका हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मेरा फाइनल कंक्लूजन है यार कि इस चीज के लिए 5 लोग जिम्मेदार हैं। एक हमास जिम्मेदार है, हिजबुल्लाह जिम्मेदार है, ईरान जिम्मेदार है, यूनाइटेड नेशन जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार पूरी दुनिया की मेरी कौम है। इतना सब होने के बाद भी मेरी कौम हमास से ये नहीं कह रही है तू बता कि हॉस्टेजेस कहां हैं।
मेरी कौम हमास से ये नहीं कह रही है कि हॉस्टेज को हैंड ओवर कर और इस कत्लेआम को, इस जेनोसाइड को खत्म कर। मेरी कौम आज भी खुश हो रही है और रीलें बनाती है और इस बात पर खुश होती है कि इजराइल के इतने सैनिक मर गए, इजराइल का इतना पैसा लग गया, इजराइल के इतने सैनिक हलाक हो गए, इतने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इतनों की टांग कट गई है, इतनों का हाथ कट गया है। वो यार इसी में खुश है। जब कौम की एक सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाए कि उसका कितना नुकसान हो चुका है या जो उसके चारों तरफ हो रहा है वो उसका नुकसान है, तो उस कौम को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है। इनका द आइडिया ऑफ पेन, द आइडिया ऑफ एम्बैरेसमेंट, द आइडिया ऑफ इंसल्ट, द आइडिया ऑफ डिसग्रेस हमारी कौम का ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई बोलने वाला नहीं है कि फाइनली हॉस्टिटेज लाके सामने रखो और इस लड़ाई को खत्म करो। कोई बोलने वाला नहीं है कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने 7 अक्टूबर को बिना किसी प्रोवोकेशन के इजराइल पर अटैक किया, जिसकी वजह से 50,000 आदमी मरे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो, इसे डिसआर्म करो, इसे खत्म करो और हमास को किसी यूनाइटेड काउंसिल मिडिल ईस्ट की या किसी कंट्रीज की या यूनाइटेड नेशन को इस जगह को रिहैबिलिटेशन के लिए या रीबिल्डिंग के लिए इसको हैंड ओवर करो। कोई बोलने वाला नहीं है। इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ये कर रहा है, इजराइल ने वो कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया। अरे इजराइल ये सब क्यों कर रहा है? ये श्रृंखला अगर तुम लोगों को नजर नहीं आती तो यार तुम उस घोड़े से बदतर हो जिसके दोनों तरफ एक अवरोध लगा दिया जाता है कि वो इधर उधर ना देख पाए और सीधे सामने देखे। तुम्हारे दाएं भी अवरोध है, बाएं भी अवरोध है, तुम्हारे सामने भी अवरोध है और तुम्हारे दिमाग में भी अवरोध है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।